टेक्स बिहार बाय स्टॉर्म। प्रशांत किशोर नीचे से चेक कर, नीचे से। भाई जनसुराज को 0 सीट्स मिली है। भाई बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जनता में मोदी जी का कमाल है। तेजू भैया बोल रहे हैं मोदी जी का तो पता नहीं, जयचंद का है। और ऑपोजिशन कह रही है कि भैया हम तो मैंडेट मानेंगे ही नहीं, यहां पर सीधा सफा वोट चोरी हुई है। मालिक 6 सीटें आई हैं आपकी, इससे ज्यादा इनोवा में होती है। 10 तारीख को राजधानी दिल्ली में एक हुआ। इनफैक्ट यहां पे तो एजेंसीज की तारीफ करनी चाहिए, बहुत लोग कर नहीं रहे, क्योंकि ये हमला अगर रोका नहीं गया तो और बड़े लेवल पे होता। मतलब वो वाला आर्ग्यूमेंट भी नहीं है कि अनएजुकेटेड और जो हेल्पलेस लोग होते हैं वो रेडिकलाइज होते हैं। ये तो अच्छे खासे व्हाइट कॉलर्ड लोग थे। आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि वीडियो बनाओ 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 बताओ। ऐसे मामलों को अपने आप पे पहले डेवलप होने दिया जाता है, समझा जाता है कि क्या हुआ है उनके द्वारा, जो जिनका काम है ये समझना, और वो जब हमें बताते हैं तब बताते हैं। हम भी मान लेते हैं कि लड़कियों को आर वर्ड बोला जाता है, एक गाली की तरह यूज होता है और नहीं बोला जाना चाहिए। सब सही था अनटिल आपने उसमें माइनर्स को इन्वॉल्व कर दिया। क्विट इंडिया मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट और अब प्राउड आर मूवमेंट। गांधी जी भी कह रहे होंगे किन को आजाद कर दिया। नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। एनडीए टेक्स बिहार बाय स्टॉर्म। बिहार का जो इलेक्शन है उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। फाइनली बीजेपी लेड एनडीए ने बिहार में सरकार बना ली है विथ 202 सीटों के साथ, जिसमें बीजेपी को मिली है 89, जेडीयू को मिली है 85 और एलजेपी को मिली है 19 सीट। पूरी महागठबंधन ऑपोजिशन 35 सीटों में सिमट गई और बिहार में बनी उड़ा के सरकार। अब सरकार तो बहुत जल्दी बनी जाएगी, पर उससे पहले मीम्स जरूर बन गए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। प्रो लॉस सो दैट बीजेपी कुड विन द इलेक्शन। ही इज द हीरो इंडिया डिजर्व्स बट नॉट द वन इट नीड्स राइट नाउ। सही है यार, मतलब पूरा कांग्रेस की इतनी फजीयत हुई ना। राहुल गांधी पहले दिखे, बट अच्छी बात यह है कि बाद में भी नहीं दिख रहे। प्रशांत किशोर नीचे से चेक कर, नीचे से। भाई जनसुराज को 0 सीट्स मिली है। भाई गोल्डन डक खाता ही नहीं खुला। नोबडी इवन न्यू दैट दे वर कंपीटिंग। आप वॉचिंग बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स। अबे आम आदमी पार्टी का तो ठीक है, मायावती ने ट्वीट कर दिया था बिहार में बसपा सरकार। इससे अच्छा सटायर क्या लिख दूं मैं। बिहार इलेक्शन रिजल्ट्स। बेस्ट मीम लगा मुझे पूरा। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मोदी जी चौक पे। सर 0 चेक करो। प्रशांत किशोर आरजेडी साइड में है, बिहार की जनता एनडी के साथ, नीचे कांग्रेस। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। कौन सा झंडा गाड़ती हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बिहार की जनता अपना तो सीधा सा हिसाब है लाडले। जीते तो संविधान की जीत, हारे तो वोट चोरी। भैया रिजल्ट कुछ ऐसे ही है। बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि जनता में मोदी जी का कमाल है। तेजू भैया बोल रहे हैं मोदी जी का तो पता नहीं, जयचंद का है। जयचंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया। और ऑपोजिशन कह रही है कि भैया हम तो मैंडेट मानेंगे ही नहीं, यहां पर सीधा सफा वोट चोरी हुई है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई डोंट एग्री। अब तुम्हें अगर नहीं पता कि ये इलेक्शन कमीशन, एसआईआर और ये वोट चोरी का पूरा पछड़ा क्या है, तो तुम बिहार फॉर बिगनर्स की ये वाली वीडियो देख लेना। हम लोग एक गांव में गए थे जहां पर ये वोट चोरी का आरोप लगा था, और ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। पर मैं यहां पे बिल्कुल नहीं मानता कि बिहार में बीजेपी वोट चोरी से जीती, क्योंकि चलो मान लेते हैं एक पॉइंट पे वोट चोरी हुई, ठीक है। फिर सवाल आता है कि कितनी ही हो जाएगी। 90 सीटें आ रही होती तो 80 आती, 80 नहीं तो 70, 70 नहीं तो 60। मालिक 6 सीटें आई हैं आपकी, इससे ज्यादा इनोवा में होती हैं। ये बात आपको माननी पड़ेगी कि वहां की जनता नीतीश कुमार के काम से खुश थी। अल्टीमेटली बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन को जीतना तो था ही, वो लोग जीत तो रही थे। अगर वोट चोरी नहीं होती तो कम सीटों से जीतते, लेकिन जीतते तो वो फिर भी। आप हारे और वोट चोरी हुई, ठीक है, पर वोट चोरी की वजह से तो नहीं हारे आप। मतलब महागठबंधन की कुल मिला के 35 सीटें आई हैं। कुछ इंट्रोस्पेक्शन तो करो, सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि वोट चोरी हुई, वोट चोरी हुई। बटुआ चोरी हुआ, ठीक है, ये भी तो बताओ कि इसमें कुल मिला के 15 रुपए बचे थे। पकड़े जाने की टेंशन में चोर सुट्टा भी ना पी पाए। लेकिन थैंकफुली प्रशांत किशोर ने ऐसा कोई बहाना नहीं मारा, क्योंकि वोट थे ही नहीं तो चोरी कैसे होते।
One of the biggest surprises of Bihar election was कि जन स्वराज को एक भी सीट नहीं मिली। Sorry, Prashant Kishore ji. You wanted to be hero. You have turned out to be zero. और सरप्राइजिंग क्यों है बता रहा हूं, क्योंकि ये बात तो देखो सबको पता थी कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज की बिहार में सरकार नहीं बनेगी, उनको बहुत ज्यादा सीटें भी नहीं मिलेंगी। बट लोग इतना तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार कम से कम चलो किंग मेकर बन जाए, किंग मेकर नहीं बने तो कम से कम 20-10 सीटें मिले, 5 सीटें मिले, लेकिन सीट ही ना मिलना ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आई विल स्टिल कंसीडर दैट एज अ विन, क्योंकि कम से कम प्रशांत किशोर ने इस बिहार चुनाव में उस राज्य में कम से कम मुद्दों की राजनीति की, उनकी वजह से किसी ने शिक्षा पलायन पे बात तो की। तो अगर वो जीते नहीं तो मुझे लगता है वो हारे भी नहीं। एंड इफ यू स्टिल थिंक दैट्स अ गुड स्टार्ट, एक बार वीडियो लाइक कर देना। प्रशांत किशोर जी कम से कम आप तो एक लाइक कर दो, एक की कीमत तो आप समझ ही गए होंगे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिग न्यूज फ्रॉम दिल्ली। 10 तारीख को राजधानी दिल्ली में एक ब्लास्ट हुआ। एंड नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एच बम बाय राहुल गांधी, वो तो उन्होंने खुद ही पे गिरा लिया शायद। पर दिल्ली की खबर के बारे में आप सब जानते ही हैं, घटना को 1 हफ्ता हो चुका है। इसी बीच एक इंफॉर्मेशन का सैलाब आया है। अब सबके पास कोई ना कोई कहानी है, सबके पास कोई ना कोई एक्सक्लूसिव ब्रेक है, पर हम यहाँ पे उसी चीज की बात करेंगे जो वेरीफाइड न्यूज है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मीडिया का काम। 10 तारीख को करीब शाम के 7 बज रहे थे, चांदनी चौक में लाल किला मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने, वो जो मार्केट है ना, वहां पर एक i20 कार में ब्लास्ट होता है। 13 लोगों की जान जाती है और कई लोग घायल होते हैं। अब ये धमाका किसने किया अभी तक किसी को नहीं पता था, पर ये एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि 2001 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था जब राजधानी दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हुई हो। किसी ने फिदाहीन हमला बताया, किसी ने स्लीपर सेल, किसी ने पाकिस्तान का, और कुछ कह रहे हैं कि क्या पता सीएनजी हुआ हो। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला ब्लास्ट में ANFO यानी कि अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल यूज हुआ है, वरना आमतौर पे RDX का नाम सामने आता है। छोटी मोटी क्वांटिटी में नहीं, लगभग 60-70 किलो अमोनियम नाइट्रेट होगा गाड़ी में। बाद में पता चला इंसिडेंट उस इन्वेस्टिगेशन की कड़ी से जुड़ा है जिसे हमारी जांच एजेंसियां ऑलरेडी फॉलो कर रही थी। कुछ अरेस्ट हो चुके थे इसमें। पहले भी फरीदाबाद, लखनऊ, सहारनपुर में पुलिस ने छापे मारे थे और कई 100 किलो एक्सप्लोसिव और वेपन भी बरामद किए थे। सीएनजी वाला डाउट जल्दी क्लियर हो गया। जांच एजेंसी आई, उन्होंने कहा नहीं, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल हुआ था, i20 में ही ब्लास्ट हुआ था, और ड्राइवर की आइडेंटिटी भी सामने आई जो था डॉक्टर उमर नबी। यस, अ डॉक्टर, वेलकम टू दैट। ये कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इनफैक्ट इन्वेस्टिगेशन वाज ऑलरेडी लीडिंग अप टू हिज पोटेंशियल अरेस्ट, और इसके और साथ ही पहले अरेस्ट हो चुके थे। बाद में पता चला ये और इसके साथ एक नए टेरर सिंडिकेट का पार्ट थे, जहां पे व्हाइट कॉलर यानी कि पढ़े लिखे लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा था। अब आप बोलोगे अगर इतना कुछ पता था तो सीधा सीधा सरकार ने क्यों नहीं बता दिया कि ये एक आतंकवादी हमला है? तो वो इसीलिए क्योंकि एक नेशनल टेरर पॉलिसी आउटलुक है। मतलब पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी सरकार ने बोला था कि अब कोई भी टेरर अटैक एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर किया जाएगा, और जब आप नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी बात कहते हो तो आप उसके लिए श्योरिटी चाहते हो। इसीलिए पहले 2-3 दिन अच्छे से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी और पता किया जा रहा था कि क्या सारे डॉट्स जैसे समझ में आ रहा है वैसे जुड़े हुए हैं। बड़ी बात है भाई, एजेंसीज को फैक्ट्स का श्योर होना पड़ता है, मीडिया नहीं है ना ये। इनफैक्ट यहाँ पे तो एजेंसीज की तारीफ करनी चाहिए, बहुत लोग कर नहीं रहे, क्योंकि ये हमला अगर रोका नहीं गया तो और बड़े लेवल पे होता। एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट प्लान किए जा रहे थे 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर क्योंकि वो बाबरी कांड की एनिवर्सरी है। एक तो है जो रोक नहीं पाए, लेकिन जितने रोक दिए उसके बारे में हम कभी नहीं जान पाएंगे। वो डायलॉग नहीं, एजेंसीज को हर बार सक्सेसफुल होना पड़ता है, टेरर को सिर्फ एक बार। इनफैक्ट ये जो एक्सप्लोसिव बरामद हुए थे उसका एक बैच श्रीनगर के नौगांव में ले जाया गया था टेस्टिंग के लिए, और वो वहां फट गया। लोगों को लगा कि एक और हमला हो गया। बाद में उन्होंने आके बताया कि ये मामला है। अभी 1 हफ्ता हो चुका है, पर अभी भी स्टोरी डेवलपिंग है। आप लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि वीडियो बनाओ 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 बताओ। ऐसे मामलों को अपने आप पे पहले डेवलप होने दिया जाता है, समझा जाता है कि क्या हुआ है उनके द्वारा, जो जिनका काम है ये समझना, और वो जब हमें बताते हैं तब बताते हैं। वरना अभी मैं एक एक्सक्लूसिव स्टोरी लगाऊं और बोल दूं मुझे पता है 2 नहीं 3 हुए हैं, तीसरे हुए हैं, पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान में किसने किया है? उसने किया है जिसका दोस्त हमारे चैनल पर बैठा हुआ है, हमारे साथ एक्सक्लूसिव स्टोरी, हम उसके साथ डिबेट करेंगे और सवाल पूछेंगे। यही सब बकवास होती है मीडिया पे, कुछ भी। बट जहां एजेंसीज की तारीफ होनी चाहिए कि इन्होंने एक बड़े ऑपरेशन को रोका, कई सारे सवाल अभी भी उठते हैं। पहला तो जितनी बरामदगी हुई है वो एक कैपिटल के इतने सेंसिटिव एरिया में पहुंच कैसे गई? अगर ये लोग इतने सीमलेसली ऑपरेट कर रहे थे तो कैसे, अगर जांच ऑलरेडी हो रही थी? दूसरा, ये पूरा एक सिंडिकेट है जो ऑपरेट हो रहा है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन है जो अभी रिलीज नहीं की है, बट लोगों को बाद में चाहिए होगी।
और जो बाकी लोग अरेस्ट हुए हैं, डॉक्टर आदिल अमीर, डॉक्टर मुजम्मिल शेख, डॉक्टर ये सब डॉक्टर्स हैं। मतलब वो वाला आर्ग्यूमेंट भी नहीं है कि अनएजुकेटेड और जो हेल्पलेस लोग होते हैं वो रेडिकलाइज होते हैं। ये तो अच्छे खासे व्हाइट कॉलर्ड लोग थे। तो एजुकेटेड और रेडिकलाइज होने में कोई कोलिंक नहीं है, प्लीज कुछ लोग मत ढूंढना। एंड लास्ट इज एन ऑब्जर्वेशन, ये एक ऐसा हमला है जब हम पिछले हमले से उभर भी नहीं पाए हैं। पहलगाम में जब हुआ था, उसके बाद मैं भी रिसेंटली कश्मीर होके आया, तो वहां के खुद लोकल्स बोल रहे हैं कि अब टूरिस्ट कोई नहीं है वहां पे। जितने लोग आ रहे थे, जो इकोनॉमी ग्रो हो रही थी, अब कोई नहीं जा रहा है, कुछ एक चंद लोग ही जा रहे हैं वहां पे। तो अल्टीमेटली अफेक्ट वहां के लोकल पॉपुलेशन ही हुए। नाउ आई नो थोड़ा टेंस हो गया, मुझे डिस्क्लेमर दे के आगे बढ़ना चाहिए था, बट लेट मी टेल यू अनदर न्यूज फ्रॉम स्पोर्ट्स। आईपीएल देखते हो तो रिलेट करोगे, नहीं देखते हो तो थोड़ा देख लो, तुम्हारे 2 मिनट की कौन सी उतनी वैल्यू है। प्री ऑक्शन में रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स से एक्सचेंज कर लिया गया है टू राजस्थान रॉयल्स, जिन्होंने अपना संजू सैमसन यहां भेज दिया है। संजू सैमसन की बात बाद में करेंगे, पर अभी रविंद्र जडेजा, ये वेरी सिमिलर स्टोरी टू मोहम्मद सिराज एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। किसी को अगर याद नहीं हो तो इतना स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि जडेजा शुरू में पहले सीजन से राजस्थान रॉयल्स के साथ थे, जो फाइनल में चेन्नई को हरा के जीती, बाद में चेन्नई के लेजेंड बने। तो ये चलता रहता है स्पोर्ट्स में, बट कोहली कैन बी अप्रिशिएटेड इफ रोहित शर्मा, तो आई थिंक ऑलराउंडर के मामले में जडेजा इंडिया का अभी तक बेस्ट है। अगली कंट्रोवर्सी, द प्राउड आर मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चिपकू मूवमेंट और अब प्राउड आर मूवमेंट। गांधी जी भी कह रहे होंगे किन चूतियों को आजाद कर दिया। क्यों आर बोल सकते हैं, चूतिया नहीं बोल सकते। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। ये है दिविजा भसीन AKA ऑकवर्ड गोट। इंस्टाग्राम पे कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूब पे तो खौफ है इनका, क्योंकि पूरे दिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रोना रोके बाकी लोगों के खिलाफ बोलती रहती है। पर इनके खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो ये इतनी कंटेंट स्ट्राइक मारती है कि ANI वाले भी देव मानुस लगते हैं। हेलो श्वेताब भाई। नाउ फॉर यूट्यूब गाइडलाइंस हम उस शब्द को सेम नहीं बोलेंगे। तो हुआ क्या, इन्होंने बोला कि वोकल जो लड़कियां होती हैं उनको लड़के इंसल्ट करने के लिए रबड़ी बोलते हैं, तो हम उसको खुद ही अपने आप को बोल देते हैं, अपनी बायो में लिख के उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। वाओ, लॉजिकल। I need to look rundier. Wait. 24 दिसंबर ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਂਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੇਨਡੀਅਰ ਦੀ ਲੋੜ। अब देखो यहाँ कोई लॉजिक नहीं बनता कि प्रॉब्लम को बार बार बोलने से वो सॉल्व हो जाती है, वरना हर दिल्ली वाला पॉल्यूशन पे ऐसे लिख रहा होता। पर यहां तक फिर भी ठीक था, इनका अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था। ये प्रॉब्लम तब हुई जब छोटी छोटी बच्चियां, माइनर बच्चियां अपने बायो पे प्राउड आर लिखने लगी और ये मोहतरमा उसको अपनी स्टोरी पे लगा के फ्लॉन्ट कर रही हैं कि देखो मेरे कहने पर बच्चियां अपने आप को वैश्या बोल रही हैं। तो ये हैं आजकल के फेमिनिस्ट। अब इनके डिफेंस में बोला जा रहा है कि हाँ हो सकता है उसका तरीका गलत हो, पर उसका इंटेंशन तो अच्छा है। चलो मान लेते हैं इंटेंशन उसका अच्छा है। हम भी मान लेते हैं कि लड़कियों को आर वर्ड बोला जाता है, एक गाली की तरह यूज होता है और नहीं बोला जाना चाहिए। सब सही था अनटिल आपने उसमें माइनर्स को इन्वॉल्व कर दिया। मतलब छोटी छोटी 14-15 साल की बच्चियां जिनको उस शब्द का मायना भी नहीं पता है, वो अपने आप को बुला रही हैं, उससे उन पे क्या असर पड़ेगा, लोग उनको कैसे देखेंगे, उनके घर वाले, उनके मेंटल हेल्थ, उनके ट्रॉमा, इस सारे सवालों से आपको कोई फर्क भी पड़ रहा है? यहां कौन सा फेमिनिज्म दिख रहा है आपको? मुझे पता क्या दिख रहा है, फॉर हर मोर फॉलोअर्स मोर इंटरव्यूज, बट फॉर हर फॉलोअर्स मोर हरासमेंट। अब वो देखेंगे कि घर की छोटी छोटी बच्चियां अपने आप को वैश्या बुला रही हैं, वो शब्द बुला रही हैं जिसका उनको मतलब भी नहीं पता, उनको ट्रॉमा दे सकता है ये, तो वो लोग और रिग्रेसिव हो जाएंगे। एंड टू द गर्ल्स जिनको खुद नहीं पता कि भाई ये क्या चल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, एंड यू आर स्टिल कंफ्यूज ट्राइंग टू मेक सेंस, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे देता हूं। एंड मैं यहाँ पे कोई मोरल हाई ग्राउंड नहीं लूंगा, मैं बता देता हूं, मैं भी खुद अपने दोस्तों के बीच में गालियां देता हूं। कल तुम कॉल आउट करो कि तू तो खुद गाली देता हूं। पर आर शब्द को इनवैलिडेट करने का तरीका उसको ओन अप करना नहीं है। इट्स नॉट स्मार्ट, इट्स स्टूपिड। रंडी, वो शब्द जो इसने बोला है ना, मैं एक रेड लाइट एरिया में उन लोगों के बीच में बैठा हूं, उन्होंने अपना ट्रॉमा बताया है, और एक प्रोफेशन है सेक्स वर्कर, पर उनके लिए जो शब्द यूज होता है वो एक गाली की तरह यूज होता है। आपको ये बात अच्छी लगे या ना लगे, जस्ट लाइक MC, BC, BKL, ये सारी भी गालियां हैं। और कल को कोई बोल दे कि नहीं ये भी लड़कियों पे गलत तरीके से यूज होता है, चलो अपने बायो पे लिख देते हैं प्राउड MC, प्राउड BC, अगला बोल रहा है मैं प्राउड BKL। इस बात में तुम्हें कोई सेंस नजर आ रहा है? इनको समाज सुधार दिख रहा है उसमें। बाकी जैसे इनका अपना नजरिया वैसे ही मेरा भी एक नजरिया है। मैं भी फेमिनिज्म में विश्वास रखता हूं, बस इनके फेमिनिज्म के आइडिया से रिलेट नहीं कर पाता। If you're not a feminist, you're a misogynist. And every misogynist is a potential rapist. अच्छा, मतलब गलती मेरी नहीं थी। क्या?
खैर जो पूरी मुहिम चली आ रही है ना, ये प्रोग्रेसिव के नाम पे जो सोसाइटी को रिग्रेसिव बनाया जा रहा है, इस पे इस हफ्ते एक मैं पूरी वीडियो निकालूंगा। मीनवाइल आपका इस मुद्दे पे क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में प्राउड आर शिट हैशटैग भी तो नहीं दे सकता, मेरे को कुछ प्राउड नहीं बोलना है, तुम बस कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हारा क्या सोचना है। ओके, टॉकिंग अबाउट रिपोर्ट, लैंसेट जर्नल में एक नई रिपोर्ट छपी है जो वो कहती है जो मैं सुनना नहीं चाहता। यार रिपोर्ट का बेसिकली उनका ये कहना है कि जो अगर आप लेट नाइट ज्यादा सोते हो तो आपको डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, और उसका रीजन उन्होंने दिया है क्योंकि आप रात को देखते हो अगर आप 12 बजे के बाद स्क्रीन, तो उससे ब्लू लाइट निकलती है, मेलेटोनिन, उससे स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उससे आपकी हेल्थ पे असर। और मुझे पता है यार, लेकिन 11:30 बजे तक तो डिनर ही कर पाता हूं मैं मैक्स। फिर उसके बाद थोड़ा 1 घंटा रेस्ट के लिए, थोड़ा आधा घंटा फोन चलाना और थोड़ा बातें भी हो जाती, तो 1-2 बज जाता है, मैं क्या करूं। बट ओवरऑल इन सारी रिपोर्ट का सार ये होता है कि टाइम पे सो और हेल्दी खाओ, जो कि ठीक है, एक नहीं कर पाता बट दूसरा कर पाता हूं, थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करता हूं। बाहर का अगर खाता हूं तो घर का भी खाता हूं, और बचपन से हमें यही बताया गया है कि घर का खाना हेल्दी खाना होता है। बाहर का तला भुना खाने से अच्छा घर पे होम कुक मम्मी के हाथ का खाना बेस्ट खाना। सही बात है। अब घर का खाना हाइजीनिक तो होता है, पर अच्छी हेल्थ के लिए क्या हर बार सिर्फ घर का खाना इनफ है? थाला की कसम, डेफिनेटली नॉट। अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि हमारे डाइट में इनफ प्रोटीन रहे, पर जो इंडियन खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्जी, अमूमन वो प्रोटीन में कम रह जाता है। सब्जी में थोड़ा फाइबर हो गया, पर ज्यादातर दाल चावल रोटी कार्ब हेवी बहुत होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, और ये कार्ब हेवी डाइट से ग्लूकोज स्पाइक होता है। और इंडियन डाइट में तो इतना कार्बोहाइड्रेट है कि ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम बढ़ रही है। ये तो अब ICMR ने भी बताया। इनफैक्ट दुनिया भर के हर 4 में से 1 डायबिटिक पेशेंट इंडिया में मिलता है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है, थाली में कार्ब और फैट की मात्रा थोड़ी कम की जाए और प्रोटीन की बढ़ा दी जाए। अब 2 रोटी कम करके 100 ग्राम पनीर ऐड कर सकते हो। अगर उतना झंझट नहीं पालना है तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, प्रोटीन-X डायबिटीज केयर जैसे एक सप्लीमेंट ऐड कर देना। ये है एक हेल्दी और प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट सप्लीमेंट। ये खाने को प्रोटीन रिच तो बनाते ही है, पर ये एक स्पेशल रेंज है जो ब्लड शुगर लेवल्स को 60% से घटाती है। अब इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपका शुगर लेवल्स पे बिल्कुल ही असर नहीं करेगा, नहीं, फेक क्लेम कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे, पर ये क्लिनिकली प्रूवन है कि इसमें लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स रहता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कम स्पाइक करेगा, 60% तक कम। और मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, एक बीटो का ग्लूकोमीटर भी आएगा साथ में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे आप अपना ब्लड शुगर लेवल कहीं भी कभी भी चेक कर सकते हो। देखो हम लोग आजकल ये फिटबिट, स्मार्ट वॉचेस लगा के वेट, स्टेप्स, हार्ट रेट वगैरह ट्रैक करना तो सीख गए, पर ब्लड शुगर लेवल आप एक्सटर्नली मेजर नहीं कर सकते, एंड यू कांट इंप्रूव व्हाट यू कांट मेजर। इसलिए बीटो के ग्लूकोमीटर से आप अपना ब्लड शुगर लेवल कहीं भी कभी भी चेक कर सकते हो। तो सिर्फ अपने थाली में नहीं, अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंज चाहते हो तो प्रोटीन-X डायबिटीज केयर को ऑर्डर कर सकते हो। एक प्रोटीन रिच सप्लीमेंट है जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखता है, जिसको आप चेक कर सकते हो विद अ बीटो ग्लूकोमीटर। तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाओ ऑर्डर करो एंड स्विच टू अ स्मार्ट एंड अ हेल्दी ब्रेकफास्ट विद प्रोटीन-X डायबिटीज केयर। पर इस हफ्ते एक गलतफहमी तो दूर हो गई। गलत बोलते हैं लोग कि दिल्ली लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, जबकि दिल्ली किसी के लिए सेफ नहीं है। बाहर जाओ तो ब्लास्ट में, और घर बैठे बैठे तो सांस लेके ही मरे जा रहे लोग। एक लैंसेट की रिपोर्ट आई जिसने बताया कि एयर पोल्यूशन के चलते दिल्ली में हर साल 17 लाख लोगों की मौत हो रही है, और ये सिर्फ दिल्ली का आंकड़ा बताया गया है। ये एक और गलत धारणा है, लोगों को लगता है कि सिर्फ दिल्ली में पोल्यूशन है। पूरे इंडिया में अगर आप निकाल के देखोगे तो जितनी भी वर्ल्ड की टॉप पोल्यूटेड सिटीज आती हैं, उनमें से ज्यादातर इंडिया की रहती हैं। इसी हफ्ते एक बार आया था कि टॉप 25 पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड, और 25 की 25 इंडिया की सिटीज थी। वो तो सही कह रहे थे कि विश्व गुरु बना देंगे, गलती हमारी है, हमने नहीं पूछा किस चीज में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अच्छा, एक और बीमारी हो गई है, भूलने की बीमारी। जैसे कि आखिरी बार फोन पे किससे बात की थी, रात में खाने में क्या खाया था, सोनम वांगचुक का क्या हुआ, या दिल्ली में पॉल्यूशन का क्या हुआ। 2 दिन हुए और ऑकवर्ड गोट की रील के साथ बिहार इलेक्शन के रिजल्ट देखने लगे, दिल्ली पॉल्यूशन के बारे में सब भूल गए। और जब ये सब होता है तो 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो धर्म के नाम पे बट रहे हैं, और दूसरे जो चुपचाप विदेश कट रहे हैं। और इतने लोग वहां जा रहे हैं, ये बात वो खुद डेवलप्ड कंट्रीज बता रही हैं। एक संस्था है द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो बताती है कि एक साल में 2023 में 6 लाख इंडियंस वहां माइग्रेट किए, और लगभग हर साल 2 लाख से ज्यादा इंडियंस सिटीजनशिप ले लेते हैं वहां की। मसाला एक्सपोर्ट करते करते कब हम इंटेलेक्ट एक्सपोर्ट करने लग गए, किसी ने सोचा ही नहीं।
इनफैक्ट ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर से लोग इतना तंग आ चुके हैं कि इस टाइम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा माइग्रेशन इंडिया से बाहर हो रहा है। तभी लोग कहते हैं इंडिया इज द बिहार ऑफ द वर्ल्ड। और इस बात में ना ज्यादा चिड़चिड़ाना मत, क्योंकि जब जब रिपोर्ट आती है कि जो समाज का अमीर वर्ग है वो देश छोड़ के जा रहा है तो बहुत लोग खुले आगे आ जाते हैं कि अरे हमारे देश छोड़ के क्यों जा रहा है, देश ने तुम्हें सब कुछ दिया और अब तुम देश छोड़ के जा रहे हो। सब लोग अपने लिए एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहते हैं। अगर तुम्हारे देश में वो है नहीं और तुम मांगने के भी अपना होश नहीं रख रहे हो तो जो समझदार व्यक्ति होता है वो छोड़ के चला जाता है। साफ पानी है नहीं, साफ हवा है नहीं, अच्छी सड़क है नहीं, और जहां सड़क है वहां रोड एक्सीडेंट्स इतने हो रहे हैं। अगली रिपोर्ट सुनो। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन ने निकाला है वर्ल्ड रोड स्टैटिस्टिक्स, मतलब दुनिया भर में जितने भी देश हैं उनमें सड़कों पे कितने एक्सीडेंट होते हैं और उन एक्सीडेंट में कितने लोगों की मौत होती है। और इस पूरे खेल में इंडिया टॉप करता है। हर 1 लाख लोगों में भारत में रोड एक्सीडेंट्स में 12 लोगों की मौत होती है। और तुम्हें अगर लग रहा हो कि ये तो बड़ा छोटा आंकड़ा है, देन कंपेयर इट विद अदर कंट्रीज। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां पे ऐसी रोड्स हैं जहां पे स्पीड लिमिट नहीं होती, वहां पे हर 1 लाख में 2 लोगों की मौत होती है। हमारे यहाँ नंबर उससे 6 गुना ज्यादा है। एंड सरकार की क्या गलती बोले, यहाँ पे लोग गाड़ी देखा तुमने कैसे चलाते हैं, खासकर ये बाइक वाले स्पीड ब्रेकर के बीच में से गली निकाल देते हैं भाई। ये बैरिकेडिंग जहां दिखे साइड से निकाल लेते हैं, और साले रेड लाइट को तो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे रेड फ्लैग हो। मुझे कैसे पता, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते देखरेख करता हूं ना मैं रोड पे, इसीलिए। बट एनीवे, अगर तुम्हें समझना है कि इंडिया में रोड एक्सीडेंट्स कितने होते हैं, कहां पे होते हैं, किस गाड़ी से होते हैं, कितने लोग मरते हैं, सॉल्यूशन क्या है उस चीज का, ये इंडिया की जो रोड मिनिस्ट्री है पूरी रिपोर्ट निकालती है। उसमें हमने एक पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया है, आप यहां पे क्लिक करके देख सकते हो। अच्छा, अगली खबर एंटरटेनमेंट से लेके है। आप में से सब लोग मूवी देखने के लिए हॉल में तो गए ही होंगे, है ना। और आखिरी बार जब गए थे तो याद करो टिकट कितने का था, 300, 400, और कोई बड़ा मल्टीप्लेक्स है पीवीआर इनॉक्स टाइप तो भाई 700, 800 रुपए में टिकट बेचते हैं ये। और अगर गलती से बुक माई शो और पेटीएम से बुक कर लिया तो 3 घंटे की मूवी 4 डिजिट का टिकट। और फिर मूवी देखते टाइम तुमने पॉपकॉर्न खाने की सोच भी ली तो तेरा घर जाएगा उसमें। अब इसमें दिक्कत क्या है कि लोग जाते हैं मूवी देखने, और मूवी के साथ साथ अगर कुछ खाने को चाहें तो ये खुद बहुत महंगा बेचते हैं और बाहर की चीजों को अंदर लाने नहीं देते। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस हफ्ते जितनी भी ये मूवी मल्टीप्लेक्सेस हैं इनको इन्होंने एक वार्निंग दी है कि भाई तुम अपने यहाँ पे जो चाय, पानी, कॉफी तुम 300, 400 रुपए की बेचते हो, बहुत महंगा है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो इतनी महंगाई के चक्कर में लोग थिएटर में मूवी देखना ही छोड़ देंगे। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, इट डजंट मेक सेंस। 300 का टिकट, 600 का बकेट, कोई सेंस है इस बात की? बट रिमेंबर, ये सिर्फ एक एडवाइजरी है, चेतावनी है, आदेश नहीं है। वरना तुम कल पीवीआर के काउंटर पे खड़े हो जाओ, नहीं मैं 20 रुपए का ही समोसा लूंगा, संडे शो में देखा था, वैसी बेइज्जती करवाओ मेरी, वैसी ही कम इज्जत है। बट एनीवे, कमिंग बैक टू द दिल्ली केस, राजधानी के बिल्कुल बीचों बीच एक आतंकवादी हमला हुआ और इसके बाद लोगों ने सवाल उठाए कि भाई कैसे हो गया। याद है जब नोटबंदी हुई थी 2016 में, देश की करेंसी ही साफ कर दी थी और बहाने दिए गए थे इससे ब्लैक मनी वापस आएगा, आतंकवाद की कमर टूटेगी। आप कह रहे हैं तो ठीक ही होगा। और एक तो कोट पहन के उसमें नैनो चिप ढूंढने लग गया था। दोगले व्यक्ति की राय कभी नहीं लेनी चाहिए। पर चलो वो सब सवाल रेटोरिक हैं, एक जेन्युइन सवाल है, क्या उससे कैशलेस इकोनॉमी हुई, है ना? क्या उससे लोगों ने नोटों पे अपना डिपेंडेंसी कम बढ़ाई? क्या डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़े? आजकल तो इतना यूपीआई भी चल रहा है। तो पता चला कि डिमोनेटाइजेशन के पहले 17 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी, वो मार्केट में थी। आज उससे 9 साल हो गए, उससे दोगुने से भी ज्यादा 37 लाख करोड़ की करेंसी मार्केट में है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे तो जीडीपी भी तो बढ़ा है, उसके हिसाब से इन्फ्लेशन भी तो बढ़ा है। तो एक फैक्टर देखा जाता है विच इज करेंसी इन सर्कुलेशन टू जीडीपी। अब आप बताओ कि क्या आपके यहाँ कैशलेस इकोनॉमी हुई है? तो अभी भी पता चला है कि जो डेवलप्ड इकोनॉमीज है, इफ यू कंपेयर विद यूरोप, इफ यू कंपेयर विद रशिया, इफ यू कंपेयर विद चाइना, इंडिया में अभी भी करेंसी इन सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है। हमको ज्यादा कैशलेस हुए नहीं है। हमारे यहाँ यूपीआई भले ही चलता है पर अभी भी कैश की डिपेंडेंसी बहुत है। ओके, अगली 2 अपडेट 2 बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल केसेस को लेकर। पहली है नोएडा के निठारी कांड से, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने मेन अक्यूज्ड सुरेंद्र कोहली को लैक ऑफ एविडेंस के चलते बरी कर दिया है, एक्विट कर दिया है। अब अगर तुम्हें निठारी कांड नहीं पता तो आज से लगभग 20 साल पहले 2006 का कुछ टाइम था जब नोएडा के सेक्टर 31 से बच्चे लापता होने लगे थे। पुलिस में कंप्लेंट लिखाई, नहीं कुछ पता चला। फिर एक दिन क्या हुआ कि वहां पर एक नाले से ह्यूमन रिमेन्स मिले, और जब ह्यूमन रिमेन्स को ऐसे मेडिकल टेस्ट किया गया तो पता चला वो बच्चों के हैं। लगभग 9-10 बच्चों के ह्यूमन रिमेन्स मिले। तो जो वो नाला था, नाले के बगल में एक कोठी थी मनिंदर सिंह पंडेर की,
और उनका जो नौकर था वो था सुरेंद्र कोहली। उन दोनों को अरेस्ट करके इस केस में मेन अक्यूज रखा गया। और जो कहानी सामने आई, जिसके बाद जाके बहुत सारी मूवीज और टीवी सीरीज भी बनी है, वो ये, इट वाज अ केस ऑफ अबडक्शन, रेप, मर्डर एंड कैनिबलिज्म। मतलब बच्चों को अगवा करके, शोषण करके, मार के खा लिया जाता था। ये था द फेमस निठारी कांड। मतलब एक ऐसी क्राइम स्टोरी जो बच्चों के लिए रात में एक डरावनी कहानी है। उससे भी ज्यादा डरावनी एक कहानी सुनो। डेरा सज्जा सौदा के राम रहीम है, उनको बेल मिल गई। अब इस हफ्ते कोर्ट ने आसाराम बापू को भी मेडिकल ग्राउंड्स के चलते 6 महीने की इंटरिम बेल दी है। वो आसाराम बापू इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गॉडमैन हुआ करते थे। हजारों लाखों लोग, बहुत नेता, सेलिब्रिटीज इनके आगे हाथ जोड़ा करते थे। बाद में पता चला कि बाबा का तो सिस्टम ही अलग है। एंड आप विश्वास नहीं करोगे कि आज की टाइम पे भी जब सब कुछ कन्विक्ट हो गया है, ये बरी हुए हैं, बाहर निकले और इनके भक्तों की भीड़ है जो नाच रही थी। और मैं बहुत रिस्क लेके कह रहा हूं, पर ये बाबाओं की बेल नाम की होती है हमारे देश में। वैसे ये परमानेंटली बाहर ही रहते हैं, कभी परोल, कभी एक्सटेंशन, कभी इलेक्शन। अच्छा, इस व्यक्ति का तुमने चेहरा देखा हो ना देखा हो, इस हफ्ते नाम जरूर सुना होगा। नाम है ज़ोहरान ममदानी। और ज़ोहरान ममदानी इसलिए चर्चा में है क्योंकि ये पहले ऐसे न्यूयॉर्क के मेयर बने हैं जो एक मुस्लिम हैं और इंडियन ओरिजिन के हैं। एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, ट्रम्प की पॉलिसीज के खिलाफ हैं और इजराइल को भी पैलेस्टीन के मुद्दे पे कॉल आउट करते हैं। मतलब लिबरल्स की आंखों का तारा। और बड़ा कूल आदमी है। जीतने के बाद अपनी विनिंग स्पीच के पहले धूम मचाले बजा रहा है। दिल लगा न दिल जले से वो ज्यादा बेटर गाना था, बट ओके। और ट्रम्प को जब स्पीचेस में गया तो पता ट्रम्प ने क्या बोला? ही शुड बी नाइस टू मी बिकॉज आई एम द वन हु इज गोइंग टू अप्रूव अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच इज कमिंग टू हिम। मतलब बाहर उचकले पर लाडले, फाइल साइन करवाने तो यही आना पड़ेगा। ओता तुम्हें। एंड ममदानी की बहुत फैन फॉलोइंग है कि हमारे व्यूअर हैं वो कमेंट करते हैं, ऑनेस्टली ममदानी कोटिंग नेहरू इन अ न्यूयॉर्क मेयर स्पीच इज वाइल्ड। नेवर थॉट आईड सी इंडियन पॉलिटिकल लाइंस यूज्ड इन अ यूएस इलेक्शन। हाँ यार, तुम तो बात कर रहे हो नेहरू कोटिंग की, मैं बात कर रहा हूँ धूम मचाले बजा दिया उसने। भाई कितना कूल आदमी है। सोचो उसका अगला इलेक्शन सॉन्ग कर हर मैदान फतेह हो। हर मैदान फतेह। अच्छा, पिछले हफ्ते हमने बिहार फॉर बिगिनर्स का फाइनल किया था। इसी बीच बहुत सारी इंटरनेशनल अपडेट्स भी आई। 2 इंपॉर्टेंट वाली सुनो। पहली आती है हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से। जिस दिन दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके अगले ही दिन इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर भी एक ब्लास्ट हुआ। इसमें 12 लोगों की जान गई, लगभग 27 लोग जख्मी हुए। अब पाकिस्तान ने इस ब्लास्ट को लेकर जिम्मेदार पता किसको ठहराया है? इंडिया को। क्या? हाँ, उनका ना अफगानिस्तान से एंटी चलती है और उसके बीच में एक आउटफिट आता है अब पाकिस्तान तालिबान। तो इन्होंने कहा है कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के थ्रू, अफगानिस्तान को फंड करके पाकिस्तान में एक प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। ऑब्वियसली इन एलिगेशंस को इंडिया ने डिनाई कर दिया और बोला कि भैया इस लकड़ी को हम क्यों काटेंगे, इसमें तो ऑलरेडी दीमक लगे हैं। अच्छा, न्यूज पढ़ने के लिए ना हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं और पिछले दिनों मैंने ये वाला आर्टिकल पढ़ा जो कहता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और फिर मुझे याद आया कि पिछले कुछ टाइम में भी ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स देखने में आए जो बात करते हैं कि कैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और फिर हमने सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो थोड़ा डिग डीप किया। तब पता चला कि मेडिकल सेक्टर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। समझाता हूं। देखो, इन दिनों ना मुसलमान बदल रहा है। मौसम बदल रहा है। सॉरी। अरे मैं इतनी न्यूज देखता हूं, थोड़ा सर तो मेरे पे भी होगा ना। मतलब मौसम बदल रहा है। नवंबर में हल्की हल्की सर्दी आ गई है हर जगह और आसपास हर दूसरे इंसान को सर्दी, जुकाम, खांसी ये सब हो रहा है। अब तुम बोलोगे इसमें कौन सी नई बात है, ये तो हर सीजन में होता है। डॉक्टर के पास जाएंगे, एक दवाई देगा, एंटीबायोटिक, गैस की गोली, कोई बड़ी बात नहीं। टर्न्स आउट बड़ी बात होगी। एंड इस सीजन में कोई बड़ी बात नहीं है, पर हो सकता है अगले सीजन और उसके अगले सीजन में ये बड़ी बात हो। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से डॉक्टर सचेत कर रहे हैं और अब तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट भी आई है जो बताती है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे जो ट्रीटमेंट है अब वो उतना काम नहीं कर रहा, उतना कारगर नहीं है। हाँ, जो तुम्हें एक अजीथ्रोमाइसिन मिलती है ना, हर डोज के साथ तुम एक एंटीबायोटिक गटक लेते हो, अब वो उतना कारगर नहीं है। एंड आई नो मेरी तरह तुम भी नूब हो, बहुत सारे दिमाग में सवाल आ रहे होंगे कि यार ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होते हैं, पहले कैसे काम करते थे, अब काम क्यों नहीं कर रहे। बहुत सारे सवाल हैं और सबके जवाब मिलेंगे इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। एक नई मेडिकल प्रॉब्लम की चर्चा हो रही है जिसको कहते हैं AMR। ASMR वाला नहीं, वो अलग होता है। यही तो होता है। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। बट ये वाला ASMR नहीं है, बात हो रही है AMR की, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब वो समझने से पहले समझो बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया से होते हैं। ये तो तुमने बायोलॉजी में पढ़ा था ना, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
वो भी बायोलॉजी में पढ़ा है बट अलग है, तुम भटक रहे हो आज। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके कांटेक्ट में आने से हम बीमार हो जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया गंदे होते हैं, दूर रहना चाहिए। अबे साले। लेकिन कुछ अच्छे भी बैक्टीरिया होते हैं जिनको प्रोबायोटिक कहते हैं, जो दही पनीर लस्सी में मिलते हैं, है ना। गट हेल्थ अच्छी होती है जिनसे। याकुल्ट तो पूरा बिकता ही इस पे था। और तो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं, वही बैक्टीरिया वजाइना में होता है। वाह, क्या इनफैक्ट ये इतना अद्भुत। गुरुजी कंट्रोल किया करो थोड़ा। पर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि ई कोलाई और सैल्मोनेला, ये हमारा नुकसान करते हैं। इनसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जैसे कि टीबी, टेटनस, टाइफाइड, निमोनिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इतनी प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एक इलाज होता है। कुछ ट्रीटमेंट, कोई इंजेक्शन या एक नॉर्मल एंटीबायोटिक दवा लिखी जाती है आपको, जिससे ये ठीक हो जाता है। पर अब ये उतना ठीक नहीं हो रहा क्योंकि WHO की रिपोर्ट ने बताया है कि इन बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। मतलब हर 6 बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में से अब 1 में एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट काम ही नहीं कर रहा। ये बताया गया है WHO की ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सिस्टम यानी कि ग्लास रिपोर्ट में। WHO ने कई सालों तक 100 से ज्यादा देशों के सैंपल्स टेस्ट किए और फिर उन्हें पता लगा कि 40% बैक्टीरिया सैंपल्स में ये रेजिस्टेंस बढ़ी है। नाउ लेट मी रिमाइंड, रेजिस्टेंस मतलब बैक्टीरिया पे वो दवाई ही काम नहीं कर रही तो खत्म ही नहीं होगा, तो बीमारी ही ठीक नहीं होगी। और इसकी वजह से, इस रेजिस्टेंस की वजह से हर साल 1 मिलियन 10 लाख जाने गंवा रहे हैं क्योंकि कई सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत खराब होते थे और ये जो एंटीबायोटिक थी इनकी लास्ट रिजॉर्ट थी, बिल्कुल संजीवनी बूटी। बट इन बैक्टीरिया में AMR यानी कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और मेडिकल साइंस उतनी जल्दी तरीके से कोप नहीं कर पा रही। एंड एज इंडियंस हमारे पास ज्यादा खतरा है क्योंकि रिपोर्ट में बताया कि AMR का सबसे ज्यादा वल्नरेबिलिटी है मिडिल ईस्ट में और साउथ एशियन कंट्रीज में। यहां हम आते हैं। हमारे यहाँ हर 3 में से 1 केस में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखा गया है। एंड उससे बुरी बात यह है कि ये रेजिस्टेंस सीरियस इन्फेक्शन में ज्यादा बढ़ा है। मतलब खांसी जुकाम फिर भी ठीक हो जाए, पर अगर आपको इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है या निमोनिया है तो और दिक्कत होती है। और दिक्कत इसलिए भी ज्यादा है, कई बार डॉक्टर खुद नहीं समझ पाएगा कि क्यों ठीक नहीं हो रही, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो एंटीबायोटिक लिख रहा है, पर एंटीबायोटिक कितना काम कर रहा है उसको नहीं पता अभी। और सोचो, आपको तो अब फिर भी जानकारी है, कितने सारे गांव देहात है, वहां तो डॉक्टर भी नहीं है, प्रैक्टिशनर है। कहाँ से पढ़ी है आपने डॉक्टरी? हम पढ़े नहीं हैं, प्रैक्टिशनर हैं। अब आप पूछो कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, इन्फेक्शन पे दवाई काम क्यों नहीं कर रही? तो इसकी बड़ी सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है ये। एक बैक्टीरिया भी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह इवॉल्व करता है। जैसे कि मच्छर, पहले एक कॉइल जलाओ सारे भाग जाते थे, अब ऑल आउट, मॉर्टिन, हिट तीनों जला दो साथ में तो नहीं मरते। वैसे ही बैक्टीरिया जब एंटीबायोटिक बनाए गए थे वो कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरियल जीन्स पर काम करके बनाए गए थे। अब जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से शायद वो बैक्टीरिया में जीन्स ही नहीं रहे, तो एंटीबायोटिक काम किस पे करेगा ना। मैं कोई बायो का स्टूडेंट नहीं हूं, जितना मैं समझ पाया उतना समझा रहा हूं। एक मेडिकल एडवाइस के लिए तुम अपने नीट वाले दोस्त से बात करना। दूसरा है एंटीबायोटिक का ओवर यूज। इसको ऐसे समझो, मान लो कोई बंदा है जो दारू नहीं पीता, उसने पहली बार 2-3 बियर पी ली तो उसको वो उल्टी भी कर सकता है और डोल डोल के उल्टी सीधी बातें तो करेगा ही करेगा। लेकिन वहीं वो बंदा जो हर दूसरे दिन टल्ली होता हो, तो शराबी को क्या चढ़े बीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। यहां भी वही सीन है। छोटी से छोटी बीमारी हुई, मेडिकल स्टोर पे गए, उसने आपको एक एंटीबायोटिक चिपका ली, आपने फांक ली, और इसी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ गया है। बॉडी इतनी आसानी से अब रिएक्ट नहीं करती। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, WHO की रिपोर्ट में ही बताया गया है। पहला तो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आसपास सफाई रखो, गंदगी मत करो, खाना पीना साफ खाओ और तुम दूर रहा करो मुझसे। मुझे क्यों तोड़ा? और दूसरा है बिना प्रिस्क्रिप्शन के बात पे एंटीबायोटिक मत खाओ, और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो पूरी एंटीबायोटिक साइकिल खत्म करो। कुछ लोग होते हैं 2 गोली खाई, जुकाम ठीक हो गया, छोड़ दिया। ये बॉय बिहेवियर नहीं चलेगा कि अपना काम हो गया तो कमिटमेंट खत्म। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की अगर वैक्सीनेशन अवेलेबल हो तो वैक्सीन लगवाओ। बट ये सीरियस इन्फेक्शन के लिए, टीबी, टाइफाइड, कोलेरा, जुकाम के लिए मत लगवाने लगना। अब मैं चाहता हूं कि इस बात को कोई पॉजिटिव नोट पे खत्म करूं, बट रिपोर्ट पढ़ने के बाद समझ में आया कि कोई पॉजिटिव नोट है ही नहीं। कि पहली बात तो ये जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस जिस रेट पर बढ़ रहा है, मेडिकल साइंस में रिसर्च होती है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, फिर ट्रायल्स होते हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है, तो टाइमलाइन मैच नहीं कर रही। और दूसरी बात, ये जो रिपोर्ट में डेटा है ये सारी कंट्रीज का नहीं है। कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, तो वहां का तो डेटा ही नहीं आया। बता रहे 2030 तक हम डेटा देंगे, तो तब तक पता नहीं ये AMR कितना बढ़ जाएगा। तो अभी भी इट्स अ डेवलपिंग स्टोरी, पर हम जो कर सकते हैं वो ये साफ सफाई रख सकते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई ना लें, दवाई लें तो पूरा साइकिल पूरी करें, हाइजीनिक रहें और तुम दूर रहा करो मुझसे। चलिए अब हफ्ते की कुछ सबसे वायरल वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट, शेयर बाजार। पहली वायरल वीडियो रही कर्नाटका के बेंगलुरु से, और नहीं, ये कन्नड़ा ना बोलने की वजह से नहीं, बल्कि कन्या के बोलने की वजह से हुई।
दरअसल यहाँ पर एक लड़की ने एक रैपिडो बाइक बुक करी और वो जो राइडर आया वो कुछ ज्यादा ही फ्रैंक निकला। बाइक चलाते चलाते जैसे जैसे मौका मिले पीछे इनके पैरों को ही अपना आर्म रेस्ट बना रहा था। एंड यू कैन सी शी इज वेरी विजिबली अनकंफर्टेबल। अच्छा ये आई शाबाश। बाद में उसने वीडियो शेयर करी और क्योंकि बहुत सारी लड़कियां यही सब एक्सपीरियंस करती हैं, बहुत लोगों ने रिलेट किया, वो वायरल चली गई। बाद में पुलिस ने जब इस राइडर को पकड़ा तो पता जस्टिफिकेशन क्या देता है कि जी पीठ में दर्द हो रहा था इसलिए मैं तो खुजाने की कोशिश कर रहा था, अब इनका घुटना बीच में आ गया तो मेरी क्या गलती। अच्छा ऐसे खुजाई जाती है पीठ है, जस्ट च्यों तुम्हारा। अब हो सकता है जेन्युइन गलती उसको पीठ खुजाना आता नहीं हो, इसलिए फिर पुलिस ने खुजाई इसकी। ये पता वही लौंडे होते हैं जो लड़की से थप्पड़ खाने के बाद कहते हैं कि अच्छा कम से कम छुआ तो सही। अच्छा कुछ दिनों पहले लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया। आपके घर में माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, अरे मैंने क्या मैं तो मैं खुद न्यूज में देखा था। आप देखो जाके पूरे न्यूज चैनल पे बात फैली है, प्राइम टाइम शोज हुए हैं, मेरे को क्यों गाली दे रहे हो। हाँ दरअसल धर्मेंद्र इन दिनों उम्र की कगार पे पहुंच गए हैं, उनको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई और मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया गया। बाद जिसके कुछ ही समय बाद न्यूज चैनल्स ने एक्सक्लूसिव खबर ब्रेक कर दी कि धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। अनेकों ऐसे डायलॉग्स जो हमेशा जिंदा रहेंगे। 6 दशक 300 फिल्में। IMDb की रिपोर्ट बताती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। सोचो यही वीडियो धर्मेंद्र अपने अस्पताल से देख रहे होंगे। पसंद थी इन कुत्तों की न्यूज मत लगाना। कभी कभी तो मुझे जेन्युइनली समझ में नहीं आता ये न्यूज वाले क्या तुम लोग क्या करते हो इतने एम्प्लॉइज का, क्या फायदा। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतने सारे रिसर्चर, इतने सारे फैक्ट चेकर, वो बैठे चने खाते हैं तुम्हारे स्टूडियो में डेली। बैठे बैठे आदमी मार दिया तुमने, वो भी सेलिब्रिटी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अब ऑब्वियसली बैठे बैठे तुम्हारे कोई घर का निपटा दे, गुस्सा तो आएगी। हेमा मालिनी, ईशा देओल, इन लोगों ने ट्वीट किया, उन्होंने बताया न्यूज वालों हमारा सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर नहीं कि आप फेक न्यूज फैला रहे। This was not scripted। और इनके चक्कर में पेपराजी और गाली खा गए। वो तो भला हो हेमा जी का, उनकी वजह से जगह जगह कैंट है आज, नहीं तो हैंड पंप उखाड़ देना था। और फैंस तुम जानते हो उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, तो अंजना ने धर्मेंद्र को मारा, इन्होंने अंजना को। चिट्ठी न कोई संदेश। भाई ये सब मत किया करो यार, देखो गलती सबसे हो जाती है। पत्रकार की ऐसी मौत मत करो, पत्रकारिता की हो चुकी है। आई नो बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया है मैटर, करते हैं सीरियसनेस को डिफ्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। पहली खबर है कानपुर से, जहां पर एक लड़का और एक लड़की साथ में मिल करके दारू चोरी करते पकड़े गए। क्या? You didn't see it coming, no? हाँ, एक कपल साथ में मिलके जाके दारू की बोतल चोरी करते थे और मॉडस ऑपरेंडी बड़ा क्लियर था। लड़का सस्ती बोतल उठा के दुकानदार को इन्वॉल्व रखता कि भैया ये ओल्ड मॉन्ग का सीजन आ गया, पर आरएस का अपना ही मजा है। इतने में लड़की महंगी बोतल उठा के दुकान से फरार। शाबाश! दुकानदार को बेट, पीछे से मैडम इवैक्यूएट। दुकानदार बेचारे सोचे यार कस्टमर्स को बड़ा इंटरेस्ट आ रहा, फिर ये बोतलें गायब कहां से हो रही हैं, वो अपने स्टाफ पे शक कर रहा था। बाद में सीसीटीवी चेक किया, तब पता चला कि ये तो बंटी और बबली का काम है। और सुनो, कहानी खत्म नहीं हुई, आगे पढ़ो। जब पकड़े गए तो लिखा है कि लड़की ने पलक झपकते ही चोरी की बोतल लड़के के हाथ में पकड़ा दी और बोली ये तुम्हारी है। उसके बाद सीधा अपने स्कूटी पे बैठी और देखते ही देखते आई एम सॉरी बाबू, पलटी मार के फरार, चोरों की नीतीश कुमार। अगली खबर के लिए चलो आगरा। यहाँ पर एक शादी हो रही थी जहां पर एक दुल्हन को मेकअप में बहुत टाइम लग रहा था, एज फ्रीकिंग यूजुअल। लड़के वालों ने पहले पूछा, फिर और पूछा, फिर फ्रस्ट्रेट हो गए और देखते ही देखते लड़का और लड़की पक्ष में हाथापाई हो गई। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वहां दुल्हन अपने गाल लाल कर रही और दूल्हे के हो रहे हैं। तो एक तो आजकल की शादियां पता नहीं नॉर्मली क्यों नहीं होती, कहीं खाने के पीछे, कहीं पंखे के पीछे, कहीं मेकअप के पीछे लड़ाई। मतलब इन्हें मौका चाहिए मंडप को WWE की स्टेज बनाने का। अगली खबर है यूपी के गाजीपुर से। देख रहे हो कैसे यूपी ने मोर्चा संभाला है जब बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं। इसी को कहते हैं दोस्तों भाईचारा। यहाँ पर रुचि नाम की लड़की की शादी हुई राजेंद्र से, पर रुचि की रुचि किसी और में थी, तो शादी किसी और के साथ हुई और चुपचाप विदाई करके कोई और ले गया। लेकिन मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का केस लगा दिया। इनफैक्ट पति, सास समेत ससुराल के 6 लोगों को जेल भी हो गई।
बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की और कन्या को ग्वालियर से पकड़ लिया, जहां गाजीपुर की पूनम पांडे ससुराल वालों को जेल में भिजवा के खुद लिव इन में रह रही थी। एक और खबर में एक भाई प्रधानमंत्री प्रेग्नेंट करो योजना में फंस गए। मामला है पुणे से, जहां पर सुबह सुबह एक व्यापारी ने सुबह अखबार में विज्ञापन पढ़ा कि बहुत अकेली हूं, कोई पुरुष की तलाश है जो मुझे प्रेग्नेंट कर दे। पढ़ते ही साथ व्यापारी भाई खुश कि अरे वाह, बॉनी करने का टाइम। इन्होंने कॉल लगाया कि हाँ मैं भी अकेला हूं, प्रेग्नेंट कर सकता हूं। रहा नहीं जाता। फिर इनसे फार्म भरवाए गए। पहले इनसे रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया गया, और भी महिलाएं हैं तो एक थोड़ा सा एक मेंबरशिप भी ले लो, प्रिवेसी भी होगी तो उसका भी आपका पैसा लगेगा, और प्रोसेसिंग चार्ज लगेगा। प्रोसेसिंग चार्ज और क्या लेने वाले थे? सर्विस टैक्स, नॉइस कंट्रोल सेस, लेट नाइट सरचार्ज। बाद में भाई साहब ने जब लाखों की पेमेंट कर ली लेकिन माल नहीं बिका, तब समझ में आया इनके साथ हो गया स्कैम। लिटरली लेने के देने पड़ गए। चूना लगा दिया। अच्छा, आप आए दिनों देखते रहते होगे ये महंगे महंगे लग्जरी ब्रांड्स सस्ती सस्ती चीजों को बेचते हैं। 2.5 लाख रुपए में हवाई चप्पल, 3 लाख रुपए में थैला, 5 लाख रुपए में पोंछा, तिल का ताड़, राई का पहाड़, और अब सुनो चीख की दहाड़। तुम्हें सेफ्टी पिन देख रही है? कंबल ओढ़ी। प्राडा नाम की कंपनी है जो इसे 70,000 रुपए में बेच रही है। हम 70 रुपए में भी खरीद लें तो घर पे मम्मी चप्पल से मारे। और ये 7 रुपए का लग्जरी आइटम जिसमें ये आगे 4 जीरो लगाकर बेच रहे, शर्म इतनी नहीं आई कि इसको कम से कम सोने का ही रख देते, तो फिर भी थोड़ा समझ में आता कि हाँ ठीक है, 10,000 का तो इन्वेस्टमेंट ही है। तांबे का है बताओ। देवरती बोलती है रॉ मटेरियल 2 रुपए, सेलिंग प्राइस 69,000। 1000 का पता नहीं, 69 वाला मामला तो है ही। अबे 5 रुपए की 10 आती है। क्या बात कर रहे हैं? 10 मिलती है? मेरे को 5 ही दी थी। यह बनाया तुमको। मैं फ्री में ना लूं इसको। हाँ, तुम कौन सा अपने मंगलसूत्र में डाके घूमोगे? अच्छा, ये भगवान क्या जुल्म है। कीपिंग अप विद द कार्दाशियंस फ्रॉम बिहार। अरे बंडी है, बंडी 38 में है, बंडी 38 में 38 साइज। अच्छा 38 में बंडी। फुल ऑफ इंडिया। अरे नहीं, हमको गिफ्ट की जरूरत नहीं है तेजू भैया, ऐसा। अरे नहीं, हम बंडी अपने लिए देख रहे हैं। अच्छा, समझीश की वीडियो में 2 चीजें, एक ये, उसके बाद कहीं खाने को कुछ नहीं मिलता ना उसको पूरे दिन भर में, तो जब कोई हेलीकॉप्टर में आके कुछ उसको मिठाई का डब्बा देता है, 4 बार पूछता है इसमें ये है। अच्छा ये ऐसा होता होगा। नहीं ठीक है। और मैं तो देखता, खिला दो यार मालिक, खिलाता नहीं है। यैपिंग विद द यादव्स, भाग तेरी। आहा, ये देखो के लिए बातचीत की, आपसे बात कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे पॉडकास्ट करने आई हुई हैं, क्या चल रहा है आप लोग के मन में? मन में वही चल रहा है, बस रोजगार थोड़ा और डेवलप हो, बिहार जैसे हुआ है उत्तर प्रदेश वैसे डेवलप हो। अखिलेश के राज्य में हुआ था कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगना, वैसे ही यहाँ पे भी हो। अगर बीजेपी वाले चाहें तो रोजगार के नाम पे बस हो गया। आते हैं आपके पास, रुक जाओ। तुमने इतनी आसानी से होता ना कि जैसे ही उन्हें सुनाई देता नैरेटिव शिफ्ट, माइक खींच लिया जाता है। 18 घंटा काम करते हो, टोटल 4 घंटा सोते हो, टोटल 4 मोदी पगलू आप बोल रहे कि क्या काम करते हो? उन्होंने देश को यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया। इससे अच्छी एक्टिंग मुझे सरदार जी की लग रही। देखिए जरा, कहाँ से कहाँ? अरे यहाँ से वहाँ पहुँचा दिया उन्होंने देश से। एक शब्द भी नहीं बोलता आदमी वो, लेकिन राहुल गांधी वो लोग मिलके उसकी माँ को नहीं छोड़ते, उसकी माँ को भी नहीं छोड़ते उसको। अरे वो तो खुद अपनी माँ को पब्लिसाइज करते हैं। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। इतनी मेहनत करता है वो, किसके लिए मेहनत करता है? देश के लिए मेहनत करता है ना। उसकी तो बच्चे नहीं है उसके। मोदी जी ने भारत को 2014 से 2025 तक पहुंचा दिया। वाह मोदी जी वाह। उसकी तो बीवी नहीं है। अरे आप तो अंकल। बिफोर वोटिंग सीन्स। चल बैठ। कहाँ चल रहे हैं? वोट डालने। अच्छे से बन ठन के चला करो, ब्राजील से मॉडल आती है वहाँ वोटिंग बूथ। पता नहीं कहाँ इंटरनेट। थैनोस भी आता है। We don't want 50 points less. We want AQI 50. दरअसल ये एक इंडिया टुडे की एंकर हैं और ये दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, दिल्ली का पर्यावरण मंत्री। ये एक पोस्ट है जो इस टाइम पे गाली से कम नहीं है। मैं बस आपसे कहना चाह रही हूँ कि asking a question is not agenda. That is my dharma as a journalist. To ask you a question. I want to understand why under these numbers that we've had for the past 1 week or so, there should have been GRAP 3 measures. Why have those GRAP 3 measures not been implemented? I think you have all wrong information with you. You need to update yourself, please. For my humble request to you,
It is not me alone to decide GREP 3. GREP 3 is only implemented after some kind of AQ level जब 400 के पार जाएगा तो 400 के पार जाएगा तो महाराज अब की बार 400 पार ही है। अगर दिल्ली के अंदर हर साल GREP 3 और 4 लगता था और हम उसको बिना लगाए अभी तक साफ हवा देने में कामयाब हो रहे हैं। कौन सी साफ हवा देने में कामयाब हो रहे हैं आप मालिक? मेरे डस्टबिन से ज्यादा गंदगी में एयर प्योरीफायर में है क्या? ये हमारा नाकामी हो गई। आपको कहना चाहिए कि आपने दिल्ली सरकार ने अच्छा काम किया। हिमाचल से अच्छा मिलने लगा है क्या? दिल्ली में क्या भूख रही क्या? साफ हवा हो गई है, नाकामी नहीं है आप लोगों की। The right way to fix a problem is don't even accept there is one. You very चालाक bro. हर दिन का आंकड़ा मेरे पास है। अगर 7 नवंबर को दिल्ली में इस बार 322 AQI था तो पिछली बार 377 AQI था। और आपने ये बताने की कोई जरूरत नहीं समझी होगी कि जो IQ एयर का आंकड़ा होता है और जो CPCB का होता है वो अलग होता है, और जो CPCB के जो मॉनिटरिंग सेंटर है उसके बाहर आप ऐसे ट्रक वहां पे क्यों घुमा रहे हो? वहां पे रैली चल रही है, कोई क्या हो रहा है वहां पे? हर दिन 50 पॉइंट, 40 पॉइंट, 30 पॉइंट कम ही हो रहा है। कई बार तो 100 पॉइंट कम है। 100 पॉइंट कम है किस में से? 1000 में से? कहते ना चोरी सीना जोरी, वही है। तमीज से आप एक अच्छा कोई एनवायरमेंट मिनिस्टर होगा, आप एक्सेप्ट करोगे कि वो रिजाइन कर दे कि काम नहीं कर पाए। बेयर मिनिमम आप एक्सेप्ट करोगे कि वो एक्सेप्ट तो करें कि हम काम नहीं कर पाए, करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तो बोल रहे हैं नहीं हवा साफ है, बहुत बढ़िया अच्छी बात है। इनके हिसाब से गंदी तो चेरनोबिल में होती होगी सिर्फ, है ना? तो पता है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में बर्फ गिरवा दी है। क्या बात है? यहाँ देखोगे बर्फ, यहाँ देखोगे बर्फ, इधर से। दोस्तों पॉल्यूशन नहीं है मुद्दा, मुद्दा टूरिज्म है। जो पहले आप बर्फ देखने के लिए हिमाचल, सोनमर्ग, कश्मीर जाया करते थे, वो आपको अब दिल्ली की ओखला घाट पे मिल रही है। यही तो है अच्छे दिन, बर्फ गिरा दी। खुशी बेटा कमेंट कर रही है, सर आपने पिछली वीडियो में चोर को रोस्ट करा है कि पुलिस को? तुम लोग यार सरकार को चोर बोल रहे हो भाई, कुछ तो शर्म कर लो यार। हैं? तुम सरकार की कामयाबी से जल रहे हो। जैसे 2 साल पहले मणिपुर जल रहा था, सरकार ने पलट के नहीं देखा। ये एटीट्यूड होना चाहिए भाई अपने अंदर, है? और पता है कोई अच्छे काम नहीं गिनेगा सरकार के। नेता लोग 100-100 करोड़ के बंगले बना रहे हैं गरीबी छुपाने के लिए, और सरकार कुत्ते पकड़ रही है चोरी छुपाने के लिए। ओह भाई मास्टर जी कुक्ड भाई, कैरी बनाती हूँ। कोचिंग कितनी स्कूल कोचिंग खुलवाई। अब मान लो तुम कोई कोचिंग में पढ़ते हो तो किताब से ज्यादा पढ़ना अच्छा होता है कि मोबाइल से? खुद बताओ। किताब है, किताब से। इसीलिए सरकार डिजिटल डेटा नहीं दे रही है, जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो और सारे एडमिशन उन्हीं की कोचिंग में हो जाए। तो डेमोक्रेटिक कंट्री यार, कुछ गलत नहीं हो रहा, इतनी अच्छी सरकार है भाई। तो एट द एंड भाई मैं यही बोलना चाहूंगा, एक छोटा सा चेंज हो कि जो आगे आने वाला नेता हो वो शादीशुदा हो, जिससे मन की बात वो बीवी से कर पाए और काम की बात जनता से। ओ भाई साहब, एक बार में इसने इतना रोस्ट मार दिया। क्या नाम है सर जी का? ब्रो न्यू मेनी लैंग्वेजेस बट चोज टू स्पीक फैक्ट्स एंड सरकाजम। बात तो सही है भाई, इनके आगे तो हमारी बोलती भी बंद है। क्या ऐसी बातें साझा करनी चाहिए क्या? इनसे कैसे चोरी करेंगे वोट? बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स भाई। गुड मॉर्निंग सर। आई होप सब कुछ कंट्रोल में है रॉय। सर हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। इन रील ये मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार में हर डिपार्टमेंट को ये दे दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है कि अब इस तरह का कोई घटना नहीं होगा। कोई भी अगर आता है बम फोड़ने के लिए तो वहीं बॉर्डर पर ही उसको खलास कर दिया जाता है। कितनी पॉइंट पे बम आता है तो बॉर्डर पे ही भाड़। इंडिया बॉर्डर बोल रहे थे कि दिल्ली बॉर्डर। बिहार के युवाओं, जो अपने बेटे की चिंता करता है वो बिहार के युवा की चिंता कर सकता है क्या? जो देश के बारे में सोचेगा वो अपने बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचेगा। और ये जो कांग्रेसी है ना, ये जो चमचे हैं मेरे पे आरोप लगाते हैं। हाँ यार सही बात है, अगर अपने बेटे की चिंता करते तो उसे कोई क्रिकेट बोर्ड का प्रेसिडेंट नहीं बना देते। सफेद कपड़ा ओ, अब तो जैकेट वाला मौसम है साहब। अब तो सफेद तो बस बनियान पहनता हूँ।
बाकी और भी मीम्स हैं बट दैट्स एक्सक्लूसिवली फॉर आवर मेंबर्स ऑफ सार्थक जनता पार्टी। बिहार में चुनाव हो गए हैं, जन स्वराज को कुछ नहीं मिला, पर आपको कुछ मिल सकता है अगर आप ज्वाइन करो सार्थक जनता पार्टी, जहां ये वाला पूरा मीम रिव्यू एपिसोड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए अवेलेबल रहेगा। बाकी एपिसोड खत्म हो चुका है, थोड़ा लंबा हो गया इस बार का, बट ठीक है, 2 हफ्ते बाद था। बाकी जस्ट लाइक द वीडियो इज ऑल आई कैन से, लाइक बिकॉज यू नो लाइक इज जस्ट व्हाट आई लाइक। मुंबई के लौंडे की तरह क्यों बोल रहा हूं। So see you in the next episode. Till then, tata, bye bye, shabba khair, and don't forget to like, subscribe and share. Thank you.